हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका जुडिशियल से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बेसिकली बेस्ड है डाइंग डिक्लेरेशन पे। कई बार आपने नाम सुना होगा बहुत सारे क्राइम केसेस पे कि कोर्ट ने डीडी पे रिलाई किया, डाइंग डिक्लेरेशन पे रिलाई किया और उसके बेसिस पे कोर्ट ने अपना जजमेंट अनाउंस किया, प्रोनाउंस किया। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। हाल ही में एक सीबीआई कोर्ट ने 2 पुलिसमैन को लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट भेजा है कस्टोडियल डेथ में अक्यूज्ड प्रूव होने के बाद, और उनको ऐसा लगता है कि इन दोनों पुलिसमैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा कि जिसकी डेथ हुई कस्टडी में उसको जिंदा बेसिकली बर्न कर दिया गया पुलिस स्टेशन इन करनाल। ये जो जजमेंट रहा सीबीआई कोर्ट का, ये हेविली रिलाइज नहीं किया डाइंग डिक्लेरेशन पे, क्योंकि इस बार का अगर मैं पेपर देखूं यूपीएससी का, खासतौर से प्री का 2021 का, तो कई सारे क्वेश्चंस बुक के बजाय अप्लाइड क्वेश्चंस रहे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहे कि जुडिशियल कस्टडी क्या होती है। डाइंग डिक्लेरेशन मुझे लगता है एग्जाम के अलावा आपकी खुद की इंफॉर्मेशन जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप फेस करते होंगे उसको भी काफी हद तक एड्रेस करने में मुझे लगता है सक्सेसफुल होगा आज का टॉपिक। सो डाइंग डिक्लेरेशन है क्या? जो लॉ है, लॉ बेसिकली अज्यूम करता है कि जब आपको यह चीज समझ में आ जाए कि अब मेरी डेथ होने वाली है तो आप मरते मरते जानबूझकर झूठ नहीं बोलेंगे। जो सेक्शन 32 है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वो ऐसे केसेस को या डाइंग डिक्लेरेशन का डील करता है कि जब किसी की डेथ होने वाली हो और उसकी डेथ हो जाने के बाद और कोई तरीका नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि उस एविडेंस इवेंट के बारे में या एक्चुअली क्या हुआ उस पूरी घटना में, इंस्टांस में, उसके बारे में आप पता लग पाए, तो आप हेविली रिलाई कर सकते हैं डाइंग डिक्लेरेशन में। जो सेक्शन 60 है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, उसके हिसाब से कोई भी ओरल एविडेंस, चाहे डायरेक्ट हो या किसी ने सुना हो या किसी ने परसीव किया हो, इसको आप डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में मान सकते हैं। लेकिन इसके 2 ब्रॉड रूल्स हैं। पहला तो जो विक्टिम है, मतलब जिसने आपको डाइंग डिक्लेरेशन दिया, वो प्रिंसिपल आई विटनेस होना चाहिए क्राइम का, मतलब उसने खुद ने बेसिकली देखा हो। दूसरा कि अगर आपको लगता है कि मेरी डेथ होने वाली है तो उसको अगर आपको लगता है कि मेरी डेथ होने वाली है तो आप जो भी बात उस वक्त कहेंगे उसको ऐसा मान लिया जाएगा कि जैसे कोर्ट में जब आप शपथ लेते हैं और अंडर ओथ कोई भी स्टेटमेंट देते हैं उसके इक्विवेलेंट माना जाएगा। सीबीआई जो जज रहे इस केस में, उन्होंने यह भी कहा कि जो पॉइंट ऑफ डेथ तक पहुंच चुका है, जिसके पास और कोई होप नहीं है सर्वाइव करने का, वो बेसिकली क्यों झूठ बोलेगा। उसके पास बहुत पावरफुल कंसिडरेशंस होंगे कि मरते मरते मैं जो सच है उस ही को बोलकर जाऊं, और इस वजह से आप डाइंग डिक्लेरेशन को एक ओथ जो एडमिनिस्टर की जाती है कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसके इक्विवेलेंट मान के इसको काफी हद तक सच मान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बेसिकली विक्टिम अगर किसी ग्रेव पोजीशन में पहुंच जाता है तो उसकी जो स्टेटमेंट की वेरासिटी, ऑथेंटिसिटी है, उसको आपको क्रॉस एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मरने से पहले कोई क्यों झूठ बोलेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या वास्तव में प्रैक्टिकली 100% सही है? ऐसा शायद कुछ केसेस में सही नहीं हो, लेकिन जो लॉजिक है इसके पीछे कि किसी की भी डेथ होने वाली हो, किसी को पता हो कि मेरी डेथ होने वाली है, उसने किसी चीज को विटनेस किया हो, मरने से पहले अगर कोई स्टेटमेंट देके जा रहा है तो आप सेफली अज्यूम करना चाहेंगे कि शायद वो स्टेटमेंट सही हो। डाइंग डिक्लेरेशन को सपोर्ट करने के लिए क्या हमेशा आपको एविडेंस चाहिए? नहीं, कई बार सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन ही इनफ होता है किसी को प्रोसिक्यूट करने के लिए। अच्छा, क्या ऐसे भी इंस्टांसेस हो सकते हैं कि आप डाइंग डिक्लेरेशन को हटा दें, इग्नोर कर दें, सेट असाइड कर दें? बिल्कुल, कई सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है इसका बहुत वेटेज है, और इस वजह से क्योंकि किसी ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसको आप क्रॉस एग्जामिन नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। उसने जो कह दिया उसी को एक तरीके से पत्थर की लकीर मान के आप उसको उसके हिसाब से चीजों को आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन आपको रिलायबल ना लगे, उसके अलावा आपको लगे कि किसी ने इसको फोर्सफुली दिलवाया है या किसी बदले की भावना से, वेनेगेंस की भावना से दिलवाया है, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। कोर्ट्स ने हमेशा कहा है
कि जो नेचुरल प्रोसेस है डेथ की वो ऑटोमेटिकली फुल कॉन्फिडेंस या करेक्टनेस या ट्रूथ को इंस्पायर करेगी मरने वाले आदमी के माइंड में, उसके बेसिकली माउथ में। लेकिन यह भी क्लियर है कि अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन टेंटेड है, एनिमोसिटी या किसी ने टॉर्चर करके वो डाइंग डिक्लेरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ टॉर्चरिंग बेसिकली दिलवाया है, तो कोर्ट केयरफुली एग्जामिन करेगा डाइंग डिक्लेरेशन को। और अगर कोर्ट को लगता है कि है तो ये डाइंग डिक्लेरेशन, लेकिन ऐसा लगता है ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि विदाउट प्रेशर नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि बिना एनिमोसिटी का नहीं है, तो उसको कोर्ट केयरफुली एग्जामिन करने के बाद चाहे तो इग्नोर कर सकता है, पार्शियली एक्सेप्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना तक कहा कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसको सिर्फ आप बोल के ही नहीं, उसको आप साइन से, जेस्चर से या हाँ या ना में सिर हिला के उसको भी आप दे सकते हैं, और एज एन एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत वो एडमिसिबल होगा। एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट रहा उड़ीसा वर्सेस परशुराम नाइक 1997, जिसमें जो अक्यूज थे जिन्होंने बेसिकली अपनी वाइफ के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और उसमें फिर बाद में आग लगा दी जिससे एक्सटेंसिव बर्न्स हुए, तो उस वक्त जिन्होंने ओरल डाइंग डिक्लेरेशन दिया उसको नहीं माना गया सिर्फ इस वजह से कि किसी मेडिकल ऑफिसर ने इसको सर्टिफाई नहीं किया कि जब वो डाइंग डिक्लेरेशन दे रही थी, प्रोड्यूस कर रही थी, तो वो मेडिकली फिट थी या मेडिकली फिट स्टेट ऑफ माइंड में थी ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए। तो क्लियरली डाइंग डिक्लेरेशन एक बहुत वेटेड एविडेंस माना जाता है, लेकिन दिस इज नॉट कास्ट इन स्टोन। इसको भी इग्नोर किया जा सकता है केयरफुल एग्जामिनेशन के बाद में। कौन एक्चुअली रिकॉर्ड कर सकता है डाइंग डिक्लेरेशन को? एज पर द लॉ कोई इस पे बंदिश नहीं है। लॉ ये नहीं कहता कि कौन पर्टिकुलर आदमी जाके डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कॉमन सिटीजन डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कर सकता है। लॉ ये नहीं कहता कि जब तक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ना हो या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ना हो, कोई और आदमी उस डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लेकिन कोर्ट्स का यह मानना है कि अगर कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट हो मौके पे, तो उसका एक अलग से एडिड वेट डाइंग डिक्लेरेशन में जुड़ जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन आप यह भी देखेंगे कि बहुत सारे केसेस में प्राइमरी पीस ऑफ एविडेंस की तरह भी काम करता है। डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए जो सिर्फ रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये परफेक्टली अकाउंटेबल होना चाहिए कोर्ट में, और ये वॉलेंटरीली, मतलब बिना किसी प्रेशर के, दबाव के, टॉर्चर के, जो भी विक्टिम है या कॉन्शियस माइंड से, स्टेबल माइंड से या फिट माइंड से किसी ने भी इसको दिया हो। सो फिट स्टेट ऑफ माइंड होना एक बहुत बड़ा प्री रेक्विजिट है डाइंग डिक्लेरेशन के। अच्छा, मान लीजिए कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन देता है, तो क्या उसके बाद हमेशा कोरैबोरेशन, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस भी जरूरी है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन इकलौता सोल बेसिस बन सकता है किसी के भी कन्विक्शन का, चाहे फॉरेंसिक एविडेंस हो, चाहे सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो, उस चीज को सपोर्ट करता हो, कोरैबोरेट करता हो या नहीं करता हो। कई सारे जजमेंट्स इस चीज को नोट कर चुके हैं कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है जरूरी नहीं कि इसके लिए कोरैबोरेशन की हमें जरूरत हो। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो ट्रू है, वॉलेंटरी है, तो ये बेसिस बन सकता है कन्विक्शन का बिना किसी कोरैबोरेशन के। लेकिन उसके लिए कोर्ट को डाइंग डिक्लेरेशन को बहुत केयरफुली एग्जामिन करना पड़ेगा और उसके बाद ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है किसी टॉर्चर से या इमेजिनेशन से, प्रॉम्प्टिंग से या फिर अनफिट स्टेट ऑफ माइंड में ना दिया गया हो। जहां भी कोर्ट को यह लगे कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है सस्पिशियस है, तो उस केस में कोर्ट एक्चुअली कोरैबोरेटिव एविडेंस की डिमांड कर सकता है। कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन या डीडी जो सफर करता हो इन्फर्मिटी से, उसको आप कन्विक्शन का बेसिस नहीं बना सकते, सिर्फ इस वजह से कि डाइंग डिक्लेरेशन हो, गलत हो या सही हो, लेकिन इसको आपको बेस बनाना ही होगा। ऐसी कोई कंपल्शन किसी भी कोर्ट के ऊपर नहीं है। अच्छा, मान लीजिए डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, एक ब्रीफ स्टेटमेंट है, डिटेल स्टेटमेंट नहीं है, तो क्या उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे? व्हाट डू यू थिंक? यस, क्योंकि अगर कोई छोटा सा स्टेटमेंट है कि मुझे किसने गोली मारी या मुझे किसने जलाया, तो इसका मतलब आपको भी पता है कि अब मैं जस्ट मरने वाला, अनकॉन्शियस होने वाला हूं, तो ब्रीफ स्टेटमेंट में आप छोटे से स्टेटमेंट में अपनी पूरी बात को, जो ट्रुथ है, मेन क्रक्स है सिचुएशन का, उसको बताना चाहेंगे। तो स्टेटमेंट इलैबोरेट नहीं है, छोटा नहीं है, इलैबोरेट नहीं है, छोटा है, ये बेसिस नहीं हो सकता डाइंग डिक्लेरेशन को इग्नोर करने का। नॉर्मली जो कोर्ट्स हैं वो हमेशा अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि
मेडिकली फिट मेंटल कंडीशन में है, वॉलंटरी है, किसी के प्रेशर में नहीं है, किसी टॉर्चर के तहत इस डाइंग डिक्लेरेशन को नहीं दिया गया, और उसको कोर्ट बेसिकली अपने कन्विक्शन का बेसिस बना सकता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये शॉर्ट लेक्चर ऑन डाइंग डिक्लेरेशन आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।